ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे हमारे लेयर्स ऑफ द स्क्रोटम। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट्स के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कभी कभी आपको वाइवा में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हमारा स्क्रोटम है उसके कितने लेयर्स होते हैं और उसके नाम क्या क्या है। अब यहाँ पे हम लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, जो डायग्राम है ये एग्जैक्टली हमारे माइंड में छापनी है हम लोगों को, क्योंकि इसमें जो लेयर्स दिखा है वो पूरी तरह से क्लियरली दिखा है। ठीक है, ये हमारी पेनाइल रीजन की यहाँ से जो वॉल निकलती है ये हमारे स्क्रोटम के स्किन बना रही है। बराबर, इसका मतलब है कि जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से जो भी स्किन का पार्ट आता है वही कंटिन्यू करता है हमारे पेरिनियम तक, और हमारे स्क्रोटम कैविटी में भी या फिर स्क्रोटम वॉल में भी वही स्किन का पार्ट यहाँ पे प्ले करती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो स्किन का लेयर होगा वो पहला लेयर होगा। दूसरा जो लेयर बनता है वो होता है हमारा डार्कोस मसल का लेयर। डार्कोस मसल एक्चुअली कैसा है कि जो हमारे एब्डोमिनल वॉल थी, एब्डोमिनल वॉल में हमने सबक्यूटेनियस लेयर का एक डिवाइडेशन देखा था जो दो पार्ट में किया था। ठीक है, पहला था कैम्पर फेशिया और दूसरा था स्कार्पास फेशिया। बराबर, तो ये जो दो फेशियाज होते हैं वही हमारे आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे स्क्रोटल कैविटी में, लेकिन उसके नाम थोड़े से बदल जाते हैं। ये जो सबक्यूटेनियस टिश्यू की जगह लेता है वो लेता है हमारा डार्कोस मसल का पार्ट। इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है दिस इज अ स्किन लेयर। ठीक है, दिस इज अ स्किन लेयर ऑफ द स्क्रोटम। जो सेकेंड लेयर होता है जो कि यहाँ पे डार्क कलर से दिखाया है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज अवर डार्कोस मसल एंड विच इज अ सेकेंड लेयर ऑफ द स्क्रोटल वॉल। ठीक है, थर्ड वन इज अ एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। यहाँ पे अगर देखे हुए तो ये जो ग्रीन कलर से दिखाया है, जो थिन लाइन यहाँ पे दिख रही है, इट इज अ एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। और अगर हम लोग एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया का जो हम लोग आगे या फिर हमारा ऊपर से एक्सटेंशन देखेंगे वो कहाँ से आ रहा है, विच इज कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो हमारे एंटीरियर वॉल में प्रेजेंट है उसका कंटिन्यूएशन, उसका एक्सटेंशन जो होता है हमारे स्क्रोटल कैविटी में, विच इज नोन एज एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक है, दूसरा होता है क्रेमास्ट्रिक मसल एंड इट्स फेशिया। अब ये जो लेयर हुआ हमारा कितना है, चौथा लेयर। यहाँ पे अगर देखेंगे ये डार्क कलर ग्रीन में जो दिखाया है यहाँ पे, इट इज अ क्रेमास्ट्रिक मसल एंड अलोंग विद द फेशिया। तो क्रेमास्ट्रिक फेशिया जो होता है इट इज द फोर्थ लेयर ऑफ द स्क्रोटल वॉल। और ये जो क्रेमास्ट्रिक फेशिया होता है वो किसका एक्सटेंशन है, अगर हम लोग एब्डोमिनल कैविटी में या फिर एब्डोमिनल वॉल में देखेंगे, इट इज अ कंटिन्यूएशन और अ रिप्लेसमेंट ऑफ इंटरनल ऑब्लिक मसल। ठीक है, इंटरनल ऑब्लिक मसल ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, ये क्रेमास्ट्रिक मसल का पार्ट है। अब जो हमारी लास्ट की लेयर बचती है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। जो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया जो यहाँ पे दिखाया है, दिस इज अ इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। जो थीन ग्रीन कलर से दिखाया है ये होता है हमारा इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। और इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया का अगर हम लोग ऊपर से एक्सटेंशन देखेंगे, ये किसका एक्सटेंशन होगा, ये होगा हमारी ऑब्लिक मसल का, या फिर जिसको हम लोग ट्रांसवर्सैलिस कहते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सैलिस मसल। इसका मतलब क्या है कि पहला जो लेयर देखा हमने स्किन का लेयर देखा, दूसरा लेयर कौन सा है, डार्कोस मसल का, थर्ड वन इज एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया विच इज द कंटिन्यूएशन ऑफ और रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल इन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। चौथा जो लेयर होता है क्रेमास्ट्रिक मसल और क्रेमास्ट्रिक फेशिया का लेयर विच इज कमिंग फ्रॉम द इंटरनल ऑब्लिक मसल ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। और जो लास्ट हमारा लेयर होता है स्क्रोटल वॉल का, विच इज द फिफ्थ लेयर इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। और ये कहाँ से आता है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल। ठीक है, ट्रांसवर्सैलिस और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो ये जो पूरे लेयर से हम लोगों को पूरी तरह से याद करते हैं, और ये डायग्राम में भी आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। पहला लेयर देखा हमने ये ऊपर वाला स्किन का लेयर, दूसरा जो लेयर देखा हमने डार्कोस मसल का,
तीसरा हमारा एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, चौथा है हमारा क्रीमास्टरिक फेशिया और फिफ्थ है हमारा इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। तो ये 5 लेयर हम लोगों को क्लियरली याद रखने हैं। इसके ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो जो हमारा ये स्क्रोटल वॉल होता है, फिर हमारा स्क्रोटल वॉल के अंदर जो टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ये जो टेस्टिस है इसके ऊपर के 3 लेयर होते हैं। टेस्टिस के अगर हम लोग आगे चल के कवरिंग पढ़ेंगे उसमें 3 लेयर हम लोगों को पढ़ने हैं। एक तो पहला जो अगर हम लोग एक्सटर्नल टू इंटरनल जाएंगे तो पहला होता है हमारा ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ट्यूनिका वजाइनालिस, दूसरा उसके बीच वाला मतलब ट्यूनिका अल्बुजिनिया और तीसरा होता है मतलब जो सबसे इनर मोस्ट होगा ट्यूनिका वास्कुलरिस। ठीक है, तो ये जो 3 लेयर हम लोगों को स्क्रोटल टेस्टिस के पढ़ने हैं उसमें एक चीज हम लोगों को यहाँ पे भी समझनी है कि जो हमारा टेस्टिस होता है, टेस्टिस जब हमारे एब्डोमेन कैविटी से डिसेंड होकर हमारे स्क्रोटल वॉल में आता है तो उसके साथ एक पेरिटोनियम का लेयर जो होता है उसका कंटिन्यूशन होता है हमारे स्क्रोटल वॉल में, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसस वजाइनालिस। और ये जो प्रोसेसस वजाइनालिस होता है वो आगे चल के जैसे कि हमारा बर्थ होता है, अगर बेबी का बर्थ होता है उसके बाद में इसकी जो कैविटी होती है वो क्लोज हो जाती है। लेकिन जब हम लोग एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं तो टेस्टिस का जो डेवलपमेंट होता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होता है, लेकिन उसका डिसेंड डाउन होता है और उसके बाद में जहाँ पे ये जो स्क्रोटल रीजन में हमारा प्रोसेसस वजाइनालिस इट इज अ कंटिन्यूशन ऑफ हमारे जो एब्डोमिनल वॉल में जो हमारा पेरिटोनियम प्रेजेंट होता है उसी का कंटिन्यूशन हमारे स्क्रोटल कैविटी में आता है। तो ये जो हमारा प्रोसेसस वजाइनालिस होता है इसका जो पार्ट होता है पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, ये जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ये इट इज एंटीरियर, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा स्क्रोटल रीजन में टेस्टिस आता है, ये जो टेस्टिस आता है तो ये जो स्क्रोटल जो प्रोसेसस वजाइनालिस है यहाँ पे इसको पोस्टीरियरली इन्वेजिनेट करता है। ठीक है, मतलब इसको पोस्टीरियरली थोड़ा सा आगे ढकेलता है। तो ये जो प्रोसेसस वजाइनालिस है वो कैसे बनती है, ये कुछ इस तरह से ऐसी लेयर बनाती है। ठीक है, और ये जो लेयर होती है इसके बीच में ये जो कैविटी बनती है यहाँ पे हमारा टेस्टिस अटैच होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोसेसस वजाइनालिस था हमारा ये कन्वर्ट होता है हमारे टेस्टिस के लेयर में। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट लेयर होता है हमारे टेस्टिस का ये प्रोसेसस वजाइनालिस का कन्वर्जन होता है, इसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका वजाइनालिस। ठीक है, ट्यूनिका वजाइनालिस। अब जो ट्यूनिका वजाइनालिस होता है इसके आप कितने लेयर बनेंगे, क्योंकि ये एक सैक थी। ठीक है, और ये पीछे साइड से इसको इन्वेजिनेट किया था हमारा टेस्टिस। इसका मतलब है कि टेस्टिस का जो एंटीरियर पार्ट है यही हमारे ट्यूनिका वजाइनालिस से कवर्ड होगा, क्योंकि पोस्टीरियर तो टेस्टिस नहीं जाएगा, टेस्टिस के पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये इन्वेजिनेट किया है पोस्टीरियर साइड से। ठीक है, तो इसका मतलब इसका कवरिंग कहाँ तक आएगा, हमारे लोअर पोल और अपर पोल तक, लेकिन जो पोस्टीरियर बॉर्डर होती है हमारे टेस्टिस की ये कवर्ड नहीं होती है। और ये जो पोस्टीरियर एंटीरियर से ट्यूनिका वजाइनालिस का लेयर जो बनता है उसमें एक्चुअली 2 लेयर होते हैं या फिर इसमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो आउटर लेयर बनता है उसको हम लोग कहते हैं पैराइटल लेयर, और जो इनर साइड में प्रेजेंट होता है जो कि हमारे स्क्रोट टेस्टिस को अटैच होता है उसको हम लोग कहते हैं विसरल लेयर। ठीक है, और ये दोनों के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है ये कैविटी में कभी कभी पैथोलॉजिकली फ्लूइड कलेक्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोसिल। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग हाइड्रोसिल कहते हैं। हाइड्रो मींस फ्लूइड कलेक्ट होना है यहाँ पे। तो फ्लूइड कलेक्ट कहाँ हो रहा है, जो हमारी कैविटी बन रही है हमारे प्रोसेसस वजाइनालिस का कन्वर्जन किसमें हुआ, ट्यूनिका वजाइनालिस में। और ट्यूनिका वजाइनालिस के 2 लेयर होते हैं, एक पैराइटल लेयर और विसरल लेयर। जो विसरल लेयर होता है हमारे टेस्टिस को अटैच करता है और जो पैराइटल लेयर होता है टेस्टिस के थोड़ा सा आउटसाइड प्रेजेंट होता है। दोनों के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसमें पैथोलॉजिकली कभी कभी एक्सेसिव फ्लूइड का प्रोडक्शन अगर होगा तो उसमें कलेक्ट हो जाएगा, और उसमें जो फ्लूइड कलेक्ट हुआ ऐसे पैथोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं हाइड्रोसिल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोसिल। ये क्लिनिकल पार्ट। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो कलर व्हाइट कलर से जो दिखाया है आपको, ये ब्लू कलर का जो कवरिंग है इट इज अ पैराइटल लेयर ऑफ द ट्यूनिका वजाइनालिस, और जो व्हाइट कलर का दिखा है ये है हमारा विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वजाइनालिस। एंड दोनों के बीच में ये जो कैविटी प्रेजेंट है ये कैविटी में कभी कभी फ्लूइड कलेक्ट होता है और इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोसिल। ठीक है।
तो ये हमारे स्क्रोटल वॉल के लेयर हुए। कौन से लेयर पढ़े हमने? पहला पढ़ा स्किन, दूसरा डार्टोज मसल, तीसरा एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, चौथा क्रीमास्टिक फेशिया और पांचवा है हमारा इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए डायग्राम को हम लोगों को कभी कभी यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा चीज क्या है, जो हमारा स्क्रोटल का ब्लड सप्लाई कहाँ से आएगा? पहला आता है और सुपरफिशियल एक्सटर्नल कोडेटल। ठीक है, एक्सटर्नल कोडेटल के दो ब्रांच, एक तो सुपरफिशियल ब्रांच और डीप ब्रांच। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सुपरफिशियल एक्सटर्नल कोडेटल, डीप एक्सटर्नल कोडेटल, उसके बाद में स्क्रोटल ब्रांचेस निकलती है कहाँ से? इंटरनल कोडेटल से। ठीक है, इंटरनल कोडेटल से। और तीसरी ब्रांच जो होती है हमारी, या फिर तीसरा ब्लड सप्लाई आता है हमारा क्रीमास्ट्रिक ब्रांच से, जो कि हमारे इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक की ब्रांच होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को तीन मेन आर्टरी के नाम याद रखने हैं। एक तो एक्सटर्नल कोडेंडल, ठीक है, पहला एक्सटर्नल कोडेंडल, जिसके दो यहाँ पे ब्रांचेस याद रखने हैं, एक तो सुपरफिशियल और एक डीप एक्सटर्नल कोडेंडल। ठीक है, दूसरी आर्टरी कौन सी होगी? इंटरनल कोडेंडल, इंटरनल कोडेंडल आर्टरी। और उसकी कौन सी ब्रांचेस? स्पेशली स्क्रोटल ब्रांचेस। ठीक है, स्क्रोटल ब्रांचेस। और तीसरी आर्टरी है हमारी क्रीमास्ट्रिक ब्रांच ऑफ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक। ठीक है, कौन सी? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक से निकलती हुई कौन सी ब्रांच है? हमारी क्रीमास्ट्रिक ब्रांच। क्रीमास्ट्रिक ब्रांच जो कि हमारे क्रीमास्ट्रिक मसल को सप्लाई करे। ठीक है, तो ये हुआ इसका ब्लड सप्लाई। अब जब हम लोग इसका नर्व सप्लाई देखते हैं, एक्चुअली में जो स्क्रोटम वॉल का नर्व सप्लाई है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, लेकिन हम लोगों को एक चीज दूसरी भी याद रखनी है कि जो हमारा टेस्टिस और स्क्रोटम का जो नर्व सप्लाई है वो अलग अलग है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूज ये नहीं होना है कि जो स्क्रोटम वॉल को नर्व सप्लाई कर रहा है वही हमारे टेस्टिस को सप्लाई करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग स्क्रोटल वॉल का सप्लाई देखेंगे उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पहला पार्ट होता है इसका एंटीरियर 1/3 का, जो हमारे डायग्राम में दिया है, दिस इज द एंटीरियर 1/3 पार्ट। ठीक है, एंटीरियर 1/3 पार्ट को जो हमारा नर्व सप्लाई होता है वो कहाँ से होता है? L1 सेगमेंट से। ठीक है, अब L1 सेगमेंट से आता है कौन सी ब्रांच? हमारे इलियो इन्वाइनल नर्व की ब्रांच। ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है? जेनाटल ब्रांच ऑफ जेनेटोफिमोरल नर्व। इसका मतलब एंटीरियर 1/3 में हम लोगों को दो नर्व याद रखने हैं, एक तो हमारे इलियो इन्वाइनल नर्व और दूसरी होती है हमारी जेनाटल ब्रांच ऑफ जेनेटोफिमोरल नर्व। ठीक है, तो ये हमारा एंटीरियर 1/3 का पार्ट होता है। जो पोस्टीरियर 2/3 पार्ट बचता है वो कहाँ से सप्लाई होता है? वो होता है हमारा S3 से। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट वन, L1 से सप्लाई हुआ स्पाइनल कॉर्ड के, और ये होता है CS3 के सेगमेंट से स्पाइनल कॉर्ड के, और ये कहाँ से आता है? थ्रू द पोस्टीरियर स्क्रोटल ब्रांचेस ऑफ द पोडेंटल नर्व। ठीक है, कौन से ब्रांचेस है? पोस्टीरियर स्क्रोटल ब्रांचेस ऑफ द पोडेंटल नर्व एंड द पेरिनियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ द थाई। इसका मतलब यहाँ पे भी दो नर्व का नाम याद रखना है। पोडेंटल नर्व से कौन से ब्रांचेस है? स्क्रोटल ब्रांचेस, उसमें भी कौन से? पोस्टीरियर स्क्रोटल ब्रांचेस है। ठीक है, और दूसरा कौन सा? क्यूटेनस नर्व ऑफ द थाई, उसमें भी कौन से ब्रांचेस है? पेरिनियल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर क्यूटेनस। ठीक है, ये दो नर्व हम लोगों को पोस्टीरियरली याद रखना है। उसमें भी जो हमारा डार्टोज मसल का लेयर होता है, एक्चुअली उसको सप्लाई किया जाता है हमारे जेनाटल ब्रांच ऑफ जेनेटोफिमोरल नर्व से। ठीक है, तो डार्टोज मसल अलग से सप्लाइड है किससे? जेनाटल ब्रांच ऑफ द जेनेटोफिमोरल नर्व से। ठीक है, तो ये इसके नर्व सप्लाई। अब थोड़ा क्लिनिकल पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि हमने कुछ हाइड्रोसिल के बारे में पढ़ा। हाइड्रोसिल क्या है? हाइड्रोसिल इज द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द ट्यूनिका वजाइनालिस। ट्यूनिका वजाइनालिस। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग ऑपरेट क्या करते हैं? एक तो हम लोग करते हैं इसका इवर्जन ऑफ सैक। इवर्जन ऑफ सैक का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग पैराइटल लेयर पंक्चर करते हैं उसमें से फ्लूइड निकाल देंगे, और जो पैराइटल लेयर है उसको हम लोग इवर्ट कर देते हैं और हमारे स्क्रोटल वॉल के पीछे, सॉरी जो हमारे टेस्टिस की वॉल होती है, टेस्टिस के यहाँ पे पीछे से हम लोग उसको फिर से रिवर्स करके सूचित कर देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि इवर्जन। इवर्जन मतलब उसको थोड़ा सा इवर्ट करना। जो हमारी कैविटी बनी थी हमारे जो ट्यूनिका वजाइनस की दो लेयर्स में,
उसको हम लोग इवर्ट कर देते हैं, मतलब पैराइटल लेयर को पीछे साइड इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसलिए इसमें दोबारा फ्लूइड कलेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं इवर्जन ऑफ द सैक, या फिर इसको हम लोग पंक्चर करके एस्पिरेट भी कर सकते हैं। पहले हम लोग एस्पिरेट करते थे, लेकिन किसी किसी पेशेंट में हम लोगों को कभी कभी यहाँ पे जो वेसल्स होती है उसको ट्रॉमा होने की वजह से यहाँ पे फिर से ब्लड कलेक्ट होता हुआ दिखता था, और जो ब्लड कलेक्ट हुआ उसके बाद में पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं, जिसको हम लोग हेमाटोसील कहते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोसिल कहते हैं ना, हाइड्रोसिल का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है, लेकिन फ्लूइड कौन सा, हाइड्रो मतलब थोड़ा सा वाटरी टाइप का फ्लूइड होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग पंक्चर करके वो वॉल से हम लोग यहाँ पे फ्लूइड एस्पिरेट करेंगे तो वहाँ पे जो वेसल्स रप्चर हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड कलेक्ट होता है। ठीक है, और अगर ये ब्लड कलेक्ट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं हेमाटोसील। क्या कहते हैं हम लोग इसको, हेमाटोसील। हेमाटोसील का मतलब क्या है, यहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो रहा है, और ऐसे पेशेंट में, हेमाटोसील के पेशेंट में पेन ज्यादा होता है, पेशेंट कॉम्प्लिकेट होता है, इसीलिए पंक्चर बहुत रेयरली करते हैं। इवर्जन ऑफ सैक जो होता है वो सेफ ऑपरेटिव होता है हाइड्रोसिल के पेशेंट। ठीक है, दूसरी चीज हम लोगों को यहाँ पे क्या समझते हैं, हमारे जो स्क्रोटल की वॉल है उसमें बहुत सारे सेबासियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। जो सेबासियस ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है उसकी वजह से यहाँ पे सीबम कलेक्ट होना लाजमी है। तो सीबम जब कलेक्ट होता है तो ऐसे यहाँ पे सेबासियस सिस्ट हम लोगों को स्क्रोटल वॉल पे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ये जो सेबासियस सिस्ट है अगर ये कैल्सिफाइड होते हैं, ठीक है, कैल्सिफाइड होते हैं तो इसको हम लोग यहाँ पे जो कैविटी बनती है, फिर जो सैक बनती है सेबासियस सिस्ट की, उसमें अगर कैल्सिफिकेशन होगा तो कैल्शियम का भी डिपोजिशन हो जाएगा। अभी यहाँ पे अगर सीबम का भी डिपोजिशन हो रहा है, कैल्शियम का भी डिपोजिशन हो रहा है, तो कैल्शियम अगर ज्यादा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कैल्सिनोसिस क्यूपिस, कैल्सिनोसिस क्यूपिस। ठीक है, तो ये टर्म होती है। ये जो पार्ट होता है एक्चुअली इसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग लोकल एनेस्थीसिया देके ये पार्ट जो होता है हम लोग एक्सरसाइज कर देते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू के साथ। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है एक्चुअली स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू में ही होता है, इसीलिए इसको हम लोग सिंपली एक्सरसाइज करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सेबासियस सिस्ट कहते हैं। अगर ये कैल्सिफाइड होती है तो उसको हम लोग कैल्सिनोसिस क्यूबिस कहते हैं। ये हुआ हमारा स्क्रोटम का पार्ट। आगे समझते हैं हम लोग इसके टेस्टिस के पार्ट को।